जय हिंद दोस्तों। तो आज यूपीपी के री एग्ज़ाम की हिंदी की प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास आपके सामने है और इस क्लास में आपको हिंदी के जो प्रश्न रहेंगे वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। सभी टॉपिक से प्रश्न होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि धूसर का पर्यायवाची क्या होगा। तो एक तो वर्ड लिखा हुआ है खनक, एक सदन, गजवदन, बेसर। तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो इसकी अगर बात करते हैं खनक की, तो यह चोर का पर्यायवाची होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। सदन की बात करेंगे तो ये ग्रह या घर का पर्यायवाची होगा, तो ये भी नहीं होगा। गजवदन की बात करेंगे तो यह गणेश का पर्यायवाची होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो सही होगा वो बेसर होगा। धूसर का मतलब होता है धूल से सना हुआ या धूसर रंग का। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्प प्राण व्यंजनों की बात करें तो प्रत्येक जो हमारे वर्ग हैं 5, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो का के बाद में खा आता है, अर्थात ये महाप्राण है। आगे बात करते हैं का खा, फिर आता है गा घा, ये चौथा, ये भी नहीं होगा। फिर टा ठा, ये दूसरा है, तो ये भी नहीं होगा। गा ये हमारा जो है तीसरा है, और तीसरा हमारा जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दबा किस भाषा का शब्द है। तो दबा की बात करते हैं तो यह फारसी भाषा का शब्द है। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू खुद तुर्की भाषा का शब्द है। पेपर में पूछा जा सकता है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू अपने आप में तुर्की भाषा का शब्द है। और अगर और हम फारसी शब्दों की बात करेंगे तो जैसे कबूतर हो गया, खरगोश हो गया, और आपके गुलाब हो गया, चरखा हो गया, जादू हो गया, दीवार हो गया, ये सारे के सारे फारसी भाषा के शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद देखेंगे तो दिक प्लस अंबर होगा। अब बात आती है तो इसमें जो भी वर्ण लिखा हुआ है, जैसे का लिखा हुआ है, तो ये अपने ही वर्ग में और तीसरे में चेंज होता है। तो का तीसरा होता है क ख गा। तो इसका आंसर हमारा ये होना चाहिए दिग प्लस अंबर। तो इसको एक साथ कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि इसमें ये हमारा जब हलंत लग जाता है तो ये हमारा स्वर रहित हो जाता है। अब ये वाला जो इसमें स्वर लिखा हुआ वो हम इसको दे देंगे, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से पूर्ण हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा दिगंबर। तो इसका सही आंसर है दिक प्लस अंबर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आगमन में उपसर्ग होगा। तो आगमन की बात करेंगे तो आ प्लस गमन होता है। क्या होता है, आ प्लस गमन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा आ हो जाएगा। हमेशा याद रखना है जब उपसर्ग निकालते हैं तो मूल शब्द जो बचता है हमारा, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो हमारा उपसर्ग सही हो सकता है। और जब मूल शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा तो वह उपसर्ग हमारा गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या होगा। तो अपशब्द वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो अपशब्द वर्ड है वो संज्ञा का कार्य कर रहा है, इसलिए अपशब्द की जो वर्ड है उसकी जगह क्या होगा, तो वह संज्ञा शब्द होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक का मतलब ये है कि इनमें कोई 3 ऐसे होंगे जिनका एक ही अर्थ होगा, और जबकि एक ऐसा होगा जो इन तीनों से अलग होगा। तो देखते हैं, पावक हमारा जो होता है वो आग के लिए होता है, और अनल भी हमारा आग के लिए होता है, और कृषाण भी हमारा आग के लिए होता है। लेकिन जो अनिल की बात करेंगे तो ये वायु का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, वायु का पर्यायवाची होता है। तो इसलिए क्या है कि ये इसका जो सही आंसर होगा वो अनिल हो जाएगा, और ये चारों शब्दों में यही अपने आप में भिन्न है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक की बात करेंगे महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनके कई और निबंध भी हैं, जैसे महत्वपूर्ण है कुटज। कई बार पूछा गया कि कुटज किसका है, तो वह भी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसी तरीके से
और आगे देखेंगे तो आलोक पर्व पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? आलोक पर्व। तो ये किसका है? ये भी हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन मात्रिक छंद है? तो मात्रिक छंदों की बात करेंगे तो दोहा भी मात्रिक छंद होता है, और रोला भी मात्रिक छंद होता है, चौपाई भी मात्रिक छंद होता है, और कुंडलियाँ भी मात्रिक छंद होता है, सोरठा भी मात्रिक छंद है, छप्पय भी मात्रिक छंद है, हरिगीतिका, उल्लाला, गीतिका, बरबे, ये सभी कैसे मात्रिक छंद है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक निर्णय लिया गया था और कहा गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी, और इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो भाषाएं हैं वो हमारे संविधान के भाग 17 में वर्णित हैं। आर्टिकल इसमें जो अगर बात करेंगे तो ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है 343 का फर्स्ट, और 343 में ही कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि क्या होगी? वो देवनागरी होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो वाक्य के प्रकार की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि ये इच्छा व्यक्त की जा रही है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगा हुआ तो इसलिए ये नहीं होगा। विस्मयवाचक का भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, कुछ इस तरीके से होता है, तो ये भी नहीं होगा। और विधिवाचक में कोई ना कोई एक तथ्य या फैक्ट कहा जाता है, लेकिन इसमें इच्छा व्यक्त की गई, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पद विकृत नहीं होता, अर्थात जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं? तो संज्ञा को चेंज कर सकते हैं, विशेषण को भी चेंज कर सकते हैं, और क्रिया को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अव्यय को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर की रचना जो थी वह ब्रज भाषा में सूरदास द्वारा की गई थी। किसने की थी? ये सूरदास जी ने की थी। और किस भाषा में की थी? तो ये ब्रज भाषा में की थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में अंतः इष्ट व्यंजन कौन सा है? तो अंतः इष्ट व्यंजन की बात करेंगे तो ये हमारे कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। तो ये हमारे क्या होते हैं? अंतःइष्ट। अब इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा वा लिखा हुआ है, इसको अर्धस्वर भी कहते हैं, तो ये सही आंसर है हमारा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो यहाँ पर वर्तिका शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? बत्ती होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वह 10 से 14 जनवरी तक हुआ था, और 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में नागपुर में हुआ था, अर्थात भारत में ये हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका जो सही अर्थ होगा, एक लिखा हुआ है, आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, बहुत सस्ता होना और घूस देना। तो हम आप सभी जानते हैं मुट्ठी गर्म करने का अर्थ क्या होगा? घूस देना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खग का अर्थ नहीं है। इसमें हमें बताना है कि खग का अर्थ कौन सा नहीं है। तो इसमें एक आकाश वर्ण लिखा हुआ है, पक्षी लिखा हुआ है, तारा लिखा हुआ है और बाण लिखा हुआ है। तो बाण, पक्षी और तारा ये सब खग के पर्यायवाची होते हैं, अर्थात खग का अर्थ होता है, लेकिन आकाश का अर्थ नहीं होता है, अर्थात आकाश जो है वो खग का अर्थ नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो हम आप जानते हैं कि यह स्वर संधि का भेद है। क्यों? क्योंकि स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। एक आपका दीर्घ संधि होता है, और एक आपका गुण संधि होता है, एक आपका यण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, अयादि संधि होता है, और आपका जो है
अयादि हो गया, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, स्वर हो गया, वृद्धि हो गया, ईयड़ हो गया। इस तरीके से ये आपके 5 होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वर संधि होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हम देखेंगे उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया गया है, और जहां कहीं भी उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वह हमारा रूपक अलंकार होता है। तो ये याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा घूंस देना। क्या होगा? घूंस देना। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो पुरुष ये समूहार्थक नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, लेकिन भीड़ क्या है? ये समूहार्थक शब्द है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द अर्थ बताइए। तो जीने की इच्छा जो होती है उसको जिजीविषा कहते हैं। वैसे ही अगर देखेंगे, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। उसी तरीके से किसी पर विजय पाने की इच्छा को क्या कहेंगे? जिगीषु कहेंगे। इसी तरीके से जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु के पीने की प्यास हो उसको क्या कहेंगे? पिपासु कहेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वह जिजीविषा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये हम देखेंगे तो ये हमारा एक प्रश्न आता है, इससे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अपठित गद्यांश होता है, इसको पढ़ना होता है और फिर इससे संबंधित प्रश्नों के जो आंसर है वो इसी से निकालने होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया गया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता आगे भी ये है आपका, यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण को सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है, अर्थात उसे अपना अस्तित्व खतरे में नजर आता है। अब देखेंगे आगे इससे संबंधित प्रश्न। तो लिखा हुआ है कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। तो हमने पूरा पैराग्राफ अभी पढ़ा था और इसका सही आंसर होगा वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास या गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकसित करके, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके। तो इसका सही आंसर होगा कि नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकता है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक मानव को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, यह साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर होगा साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, अर्थात
अलग हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, या क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, या क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, या उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। तो सही आंसर है क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होगा। क्या होगा? निर्वेद होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए, इसका सही अर्थ होगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। तो भूमि के अंदर जो जानकारी रखने वाला होता है उसको भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, अर्थात जिसके अनेक अर्थ हैं। तो पुस्तक लिखा हुआ है, बालक लिखा हुआ है, अंबर लिखा हुआ है और साहस लिखा हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि अंबर के कई अर्थ होते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो वस्त्र भी अंबर का होता है, आकाश भी होता है और मेघ भी होता है। क्या क्या होता है? वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है और मेघ भी होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वसुंधरा का पर्यायवाची क्या होगा। तो वसुंधरा का पर्यायवाची तो ये होगा, हमने सबने पढ़ा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। अर्थात क्षिति जो है वो वसुंधरा का पर्यायवाची है, और कलाधर, रत्नाकर और दिनकर ये आपके सूर्य के भी पर्यायवाची हैं, समुद्र के भी हैं और चंद्रमा के भी हैं। अगला देखेंगे तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गड़बड़ घोटाला में कौन सा शब्द है। तो गड़बड़ घोटाला के शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो इसका कोई पता नहीं है, अर्थात ये कैसा है हमारा? देशज शब्द है। देशज शब्दों की बात करेंगे तो और भी कई शब्द होते हैं। जैसे आपका देखेंगे तो झाड़, बाबा, लाला, खर्राटा, ठक ठक, खचाखच, भड़ास, हिचकी, झनकार, चपटा, ये सब कैसे हैं? ये सब हमारे देशज शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो लिखा हुआ है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। अर्थात ये क्लियर है कि ये भूतकाल की बात कर रहा है, और भूतकाल में अगर इस तरीके से कभी प्रश्न आए कि यहाँ पर कॉमा से पहले भी ता हो और कॉमा के बाद भी ता हो, तो वहाँ आंख बंद करके हेतु मद भूतकाल लगा दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में कारक के भेद कितने हैं। तो हिंदी में कारक की बात करेंगे तो हिंदी में कुल कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। जबकि संस्कृत में अगर हम लोग बात करते हैं तो संस्कृत में इन्हीं की संख्या कितनी हो जाती है? तो वह 6 हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है। तो बिहारी हिंदी की बात करेंगे तो इसका मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत देखेंगे तो भोजपुरी भाषा आती है। कौन सी आती है? भोजपुरी आती है। और दूसरी कौन सी आती है? मैथिली आती है। और अगली कौन सी आती है? तो अगली बात करेंगे मगही आती है। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, और बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इस तरीके से ये आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि ये सारे आपको समझ में आएंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।